हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम सीयूटी के लिए शुरू करने वाले हैं अपना वीडियो। और कई बच्चों ने मुझे बोला कि सर सीयूटी का जो एग्ज़ाम है उसका बहुत जल्दी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उस पर आप वीडियो बनाइए। तो मैंने कोशिश करी है। देखो आपका सिलेबस क्या है सीयूटी का। सीयूटी जो है पॉलिटिकल साइंस में आपका जो 12th क्लास है उसका पूरा सिलेबस आपको आएगा, दोनों बुक का। जो अभी सीबीएसई का एग्जाम पैटर्न था, जो भी आपका बोर्ड एग्जाम हुआ है, उसमें आपके कुछ चैप्टर हटा रखे थे, उन्होंने कुछ चैप्टर डिलीटेड थे। लेकिन सीयूटी में क्या है, वो चैप्टर भी आपके सिलेबस में आएंगे। ये बात ध्यान रखना, जो अभी आपका बोर्ड का एग्जाम हुआ है उसमें कुछ चैप्टर इन्होंने हटा रखे थे, लेकिन जो सीयूटी है इसमें आपके वो चैप्टर भी इंक्लूडेड हैं, यानी कि वो चैप्टर भी आपके इसमें आएंगे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जैसे आपका कोल्ड वॉर है, तो ये चैप्टर भी आपका उसमें आएगा, जबकि ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं था इसमें एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। लेकिन सीयूटी में ये चैप्टर भी इंक्लूडेड है और ये चैप्टर भी सीबीएस इसमें सीयूटी के एग्जाम में आपको आएगा। तो मैं आपको हर चैप्टर का डिटेल्ड मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, समरी दूंगा, और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उनके बारे में बताऊंगा आपको मैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ईच एंड एवरीथिंग जो है इस चैप्टर की, मैं हर चैप्टर की आपको मैं कवर करूं उसमें, और जितनी पॉसिबिलिटी होगी मैं पूरा पूरा चैप्टर आपको करवाने की कोशिश करूंगा। क्लियर? आपको करना क्या है, आपको खाली ध्यान से सुनना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है। तो अगर हम पहले चैप्टर की बात करें जिसका नाम है कोल्ड वॉर एरा, ठीक है, आपकी जो फर्स्ट बुक है आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें पहला चैप्टर आपका कोल्ड वॉर एरा यानी कि शीत युद्ध का दौर। ये चैप्टर आपका बोर्ड में नहीं था, लेकिन सीयूटी में ये चैप्टर भी आपको आएगा। तो शीत युद्ध का दौर क्या है? देखो पहली बात तो इसका नाम क्या है, शीत युद्ध। ठीक है, शीत युद्ध क्या होता है इस पे हम आएंगे अभी, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा चैप्टर की जो शुरुआत होती है उसके बारे में हम शुरू करेंगे। चैप्टर की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 से। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 में शुरू हुआ और 1945 में शुरू हुआ, 45 में एंड हुआ ये, और उसके बाद से कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है। अब थोड़ा सा हम वर्ल्ड वॉर के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड वॉर क्या है, जहाँ वर्ल्ड वॉर होती है एक्चुअल में, विश्व युद्ध क्या होता है, जब विश्व के बहुत सारे देश किसी युद्ध में शामिल होते हैं उसको हम बोलते हैं विश्व युद्ध। तो ये दूसरा विश्व युद्ध था जिसका एंड हुआ 1945 में। दो इसमें राइवल थे, एक तो एलाइड फोर्सेस थी यानी कि मित्र राष्ट्र, जिनको यूके था, यूएस था, फ्रांस था और यूएसएसआर था, और एक थी आपकी एक्सिस पावर जिनमें आपका जापान, जर्मनी और इटली, ये कंट्री थी इसमें। ठीक है, अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ, एंड कैसे हुआ, जब अमेरिका ने दो अपने न्यूक्लियर वेपन, दो जो न्यूक्लियर बॉम्ब थे, वो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 अगस्त 1945 को जब अमेरिका ने अपने दोनों वेपन, उन वेपन का नाम क्या था, लिटिल बॉय और फैट मैन। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है। लिटिल बॉय एंड फैट मैन इन बॉम्ब के नाम थे, जो न्यूक्लियर बॉम्ब इन्होंने फेंके। कहाँ पे? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में, और अगस्त 1945 को। और उसके बाद से वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ। हालांकि जापान सरेंडर करने वाला था, उसके बावजूद अमेरिका ने वो बम वहां गिराए। उसके पीछे जापान की, अमेरिका की मंशा थी कि कहीं ना कहीं वो पूरे वर्ल्ड को ये दिखाना चाहता था कि उसकी ताकत क्या है, और कहीं ना कहीं वो यूएसएसआर को भी अपनी ताकत दिखाना चाहता था। अब यहीं से जब ये वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ, यहीं से शुरुआत होती है कोल्ड वॉर की, यानी शीत युद्ध की शुरुआत यहीं से शुरू हो जाती है। अब शीत युद्ध शुरू क्यों हुआ? जब वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ, तो दोनों कंट्री में होड़ थी, अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर और यूएस, इन दोनों में होड़ थी कि हम क्या है वर्ल्ड में सुपर पावर बने। और सबसे पहले शुरुआत हुई यूरोप से, कि यूरोप में हमारा दबदबा कायम हो। उस जो डोमिनेंस की बात थी कि यूरोप के अंदर डोमिनेंस हो, उस डोमिनेंस के पीछे कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजिकल वॉर थी, इनकी विचारधारात्मक लड़ाई थी। अब विचारधारात्मक लड़ाई क्या थी? वो दो विचारधाराएं थी, एक तो क्या थी, कैपिटलिस्ट, और दूसरी कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट क्या है? देखो कैपिटलिस्ट किसकी थी? यूएस की, ये आइडियोलॉजी थी यूएस की, और कम्युनिस्ट किसकी थी? यूएसएसआर की। अब इनको बोलते हैं हिंदी में पूंजीवादी और साम्यवादी, पूंजीवादी एवं साम्यवादी। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एंड हुआ, उसके बाद से दोनों कंट्री में ये होड़ मच गई कि हम क्या करें, यूरोप पे अपना कंट्रोल जमा लें, यूरोप पे अपना कंट्रोल, हमारा डोमिनेंस कायम हो जाए, और जो आइडियोलॉजी थी इनकी वो यूरोप पे काम करे, यूरोप के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में इनकी ही आइडियोलॉजी वर्क करे।
अब आइडियोलॉजी क्या थी? अमेरिका की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिस्ट, यानी पूंजीवादी। इसमें क्या होता है, इसकी क्या फीचर्स क्या है इसके? देखो, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट हम बोलते हैं कि पूंजीवादी जो व्यवस्था होती है, वहां क्या होता है? वहां प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर वर्क करते हैं, मार्केट फ्री होती है, गवर्नमेंट का बहुत कम इंटरफेरेंस मार्केट में होता है। कुल मिला के इकोनॉमी कंट्रोल्ड नहीं होती है, इकोनॉमी फ्री होती है, गवर्नमेंट बहुत कम से कम इंटरफेरेंस मार्केट में रखती है ताकि मार्केट में कंपटीशन हो, ठीक है, और ट्रेड इंक्रीज हो, गवर्नमेंट की जो है इकोनॉमी जो है बेटर हो। लेकिन इसके उलट कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या थी, जो कि यूएसएसआर में थी? वो कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी इकोनॉमी। ये दोनों की आइडियोलॉजी थी दोनों की, और यही आइडियोलॉजी इनकी कंट्री में वर्क कर रही थी, जो कि इनकी इकोनॉमी का बेस था, इनकी अर्थव्यवस्था का बेस था। अब बात करें यूएसएसआर की, इसकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी या समाजवादी, सोशलिस्ट। अब इसमें क्या होता है, इसकी फीचर्स क्या है? कम्युनिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होता है, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, यानी कि सब कुछ गवर्नमेंट का यहाँ पे होता है, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे नहीं होता, और प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई स्पेस नहीं होता, लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी भी एक्वायर नहीं कर सकते। तो ये सिस्टम था यूएसएसआर में। तो इन दोनों कंट्री के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होड़ मची कि हम पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में अपनी आइडियोलॉजी को एस्टैब्लिश करें, पूरे वर्ल्ड में हमारा डोमिनेंस कायम हो। इसको लेके इन दोनों के बीच में वर्ल्ड वॉर के बाद क्या शुरू हो गया? कोल्ड वॉर। इनके बीच में शीत युद्ध शुरू हुआ। अब शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, उसका नाम है कोल्ड वॉर, यानी ठंडा युद्ध। हम अगर सिंपल भाषा में बोले तो ठंडा युद्ध, यानी कि ऐसा युद्ध जहां पे शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दोनों कंट्री में वॉर तो है, लेकिन वो वॉर कहीं ना कहीं हॉट वॉर में तब्दील नहीं हो रही, यानी कि शस्त्रों का इस्तेमाल उसमें नहीं हो रहा है। तो कोल्ड वॉर का मीनिंग क्या होता है? ऐसा युद्ध जो कि जुबानी जंग से लड़ा जाए, या पेपर पेंसिल वॉर कह लो, या डिप्लोमेटिक वॉर कह लो। यहाँ पे किया क्या जाता है? यहाँ पे अपने दुश्मन को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है किसी भी तरीके से। तो इसलिए इसको पेपर पेंसिल वॉर भी कहते हैं, कलम युद्ध भी कहते हैं, वाक युद्ध भी कहते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे दोनों देशों के बीच होड़ मची कि पूरे विश्व को हम अपने गुटों में समेट लें, और पूरे विश्व में हमारी ही विचारधारा कायम हो, पूंजीवादी और साम्यवादी। इसको लेके दोनों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध शुरू हो गया। क्लियर? अब शीत युद्ध क्या है, ये आपको समझ में आ गया आपको शीत युद्ध क्या होता है। उसके बाद लेकिन इन दोनों के बीच में एक चीज और थी, इन दोनों के पास इतनी पावर थी, इनको पता था कि अगर युद्ध होगा तो क्या होगा, कौन जीता है कौन हारा है डिसाइड करना मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों सुपर पावर थी। अब सुपर पावर क्या होती है? इसको बोलते हैं हिंदी में महाशक्तियां। तो उस समय वर्ल्ड के अंदर दो ही महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ, यानी कि यूएस एंड यूएसएसआर। अब ये दोनों महाशक्तियां, महाशक्ति का मीनिंग क्या है कि ऐसे देश जिनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उसकी बहुत मजबूत हो, बहुत ताकतवर वो देश हो इन एरिया में। तो इन दोनों के बीच में इनको पता था कि अगर वॉर हुई तो डिस्ट्रक्शन बहुत जबरदस्त होगा, इतना लॉस होगा, प्रॉपर्टी का लॉस होगा, ह्यूमन लाइफ का लॉस होगा, तो तय करना मुश्किल होगा कि कौन जीता है और कौन हारा है। तो इसको बोला गया लॉजिक ऑफ डेटरेंस, यानी कि अपरोध का सिद्धांत, लॉजिक ऑफ डेटरेंस, यानी कि पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन जीता है कौन हारा है। तो कहीं ना कहीं ये जो उनके दिमाग में ये बात थी कि भाई अगर युद्ध होगा तो कौन जीता है कौन हारा है ये तय करना मुश्किल है, और दोनों तरफ डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों के पास बहुत बड़े बड़ी मात्रा में हथियार थे, बड़े घातक हथियार थे। तो इसलिए दोनों ने क्या किया, एक कहीं ना कहीं युद्धों से ये अपने आप को अलग ही रखा। टाइम निकलता गया। तो ये जो उनकी एक विचार थे कि भाई हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना है, अगर होंगे तो तय करना मुश्किल होगा कौन जीता है कौन हारा है, और युद्ध की विभीषिका इतनी घातक होगी कि बहुत बड़ा लॉस होगा। तो इसी को बोला गया लॉजिक ऑफ डेटरेंस, कि अपरोध कहीं ना कहीं रोक, ये जो उनके दिमाग में आइडिया था वो कहीं ना कहीं उनको युद्ध करने से रोकता था। ये क्वेश्चन भी आपको 1 मार्कर, आपको एमसीक्यू जो है उसमें पूछ सकता है। उसके बाद आइडियोलॉजिकल वॉर, मैंने आपको बता दिया कि ये जो युद्ध था कहीं ना कहीं विचारधाराओं का युद्ध भी था दोनों के बीच में। और विचारधाराएं कौन सी थी आपकी? कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट, यानी पूंजीवादी और साम्यवादी। अब जब ये युद्ध शुरू हो गया तो हुआ क्या, इन दोनों देशों ने अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया, खूब हथियार बनाए, मिसाइल्स बनाई, घातक, इतने घातक हथियार बनाए कि अगर युद्ध हो गया तो विभीषिका बहुत उसकी खतरनाक होगी। तो
अब लेकिन क्या किया इन्होंने, पूरे विश्व के देशों को अपने साथ समेटना शुरू कर दिया, कई देशों को अपने साथ जोड़ना इन्होंने शुरू कर दिया, छोटे छोटे देशों को। इवन कि आप ये मानो साउथ ईस्ट एशिया के, या एशिया के बहुत सारे देश इन्होंने अपने ग्रुप में ऐड कर लिए। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। नेटो, सीटो, सेंटो, अमेरिकन ग्रुप थी ये, नेटो, सीटो, सेंटो। नेटो बना 1945 में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान देना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नेटो बना 1949 में। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ये अमेरिकी ग्रुप था, ये पहली बात तो मिलिट्री ग्रुप थे। मिलिट्री ग्रुप क्या होते हैं, जहां पे जिसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मिलिट्री। तो 1949 में अमेरिका ने 1949 में नेटो को एस्टेब्लिश किया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आज की डेट में इसमें 32 कंट्री मेंबर है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, जो कैपिटल है ब्रुसेल्स की बेल्जियम की, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। अब नेटो बनाया क्यों गया, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर किसी एक देश पे जो नेटो के मेंबर हैं, यानी कि जो अमेरिकी ग्रुप के मेंबर हैं, अगर उनमें से किसी भी एक देश पे कोई भी कंट्री अटैक करती है तो सारी कंट्री मिलकर उस पर अटैक करेंगी, तो एक पे हमला सब पे हमला माना जाएगा। ये नेटो के ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद बना सीटो, साउथ एशियन साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1954। अब ये डिसॉल्व कर दिया गया है। उसके बाद सेंटो बना, सेंटो यानी बगदाद पैक्ट के थ्रू, इसको बगदाद पैक्ट भी बोलते हैं, बगदाद समझौता भी कहते हैं। सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1955, ये भी डिसॉल्व कर दिया गया है। अब ये जो थे अमेरिकी गुट थे, हालांकि सेंटो में अमेरिका ऐड नहीं था, लेकिन ये जो ग्रुप बनाए गए इनके ऑब्जेक्टिव यही थे, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अमेरिका इन्वॉल्व था कि इनके थ्रू जो है अपनी ताकत को इंक्रीज किया जाए। इनके जवाब में जो यूएसएसआर था उसने बनाया वार्सा 1955 में, वार्सा 1955। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो कंट्री वार्सा में शामिल है, यानी कि जो कंट्री यूएसएसआर के मिलिट्री ग्रुप में है, उनको यूएसएसआर सपोर्ट करेगा किसी भी हद तक। अगर वहां भी युद्ध होगा तो वहां सारे मिलके उसका जवाब देंगे। तो ये मिलिट्री ग्रुप उस समय एस्टैब्लिश हो गए हैं। कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है दोनों के बीच में होड़ मची है कि हम अपनी ताकत को, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करें और पूरे वर्ल्ड में अपनी मिलिट्री जो पावर है उसको हम स्ट्रेंथ उसको मजबूत कर लें। इसको लेके ही अमेरिका ने नाटो, सीटो, सेंटो को एस्टैब्लिश किया और यूएसएसआर ने वार्सा को एस्टैब्लिश किया। अब बात थी कि इन देशों ने, जो इतने बड़े बड़े देश थे, इतनी पावर थी इनके पास, उसके बावजूद इन्होंने छोटे छोटे देशों को अपने ग्रुप में ऐड क्यों किया। तो यहाँ पे दोनों को फायदा था। जो बड़ी कंट्री थी यूएसओ और यूएसएसआर, जिनके बीच में कोल्ड वॉर थी, उनको भी फायदा था। और जो छोटे देश थे जो इनके ग्रुप में ऐड हो रहे थे, अगर मैं बात करूं यूरोप की ही, तो यूरोप दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप, जो ईस्टर्न यूरोप था वो किसके ग्रुप में था, वो था यूएसएसआर के ग्रुप में। वेस्टर्न यूरोप कहां था, वेस्टर्न यूरोप था यूएस के ग्रुप में। अब ईस्टर्न यूरोप में कंट्री कौन सी थी, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये कंट्री किसके ग्रुप में थी, यूएसएसआर के ग्रुप में। और अमेरिकी ग्रुप में कौन सी थी, ये था वेस्टर्न यूरोप, यानी पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल, ब्रिटेन, ये कंट्री अमेरिकी ग्रुप में थे। यानी ये जो अमेरिका की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, वो था ईस्टर्न यूरोप, जिन कंट्री के नाम मैंने अभी बताए। तो आइडियोलॉजिकल वॉर, मैंने बोला कि इसको आइडियोलॉजिकल वॉर भी कहा गया। अब इन देशों ने क्या किया, दोनों ने, यूएस एंड यूएसएसआर ने, इन्होंने छोटी छोटी कंट्री को अपने ग्रुप में ऐड करना शुरू कर दिया। इसके रीजन क्या थे, अगर हम छोटे देशों की बात करें तो उनको फायदा क्या था। पहली बात तो उनको सिक्योरिटी मिल रही थी, उनको सुरक्षा मिल रही थी। इतनी बड़ी सुपर पावर है, अगर कोई उनको परेशान करेगा या कोई युद्ध उन पे थोपेगा तो बड़ी कंट्री उनका सपोर्ट करेंगी। उसके बाद उनको बड़ी कंट्री से हथियार मिलते थे, बड़ी कंट्री से हथियार भी उनको मिलते थे। उसके बाद उनको आर्थिक मदद भी मिलती थी, इकोनॉमिक हेल्प भी उनको बड़े बड़े देशों से मिलती थी। अब बड़े देश हैं, अमेरिका है, यूएसएसआर है, यूएस है, इनको क्या बेनिफिट है, क्योंकि ये इतने पावरफुल है, इनको छोटे देशों की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपने ग्रुप बना लिए और छोटे छोटे देशों को अपने ग्रुप में ऐड कर लिया, जिसके लिए ये नेटो, सीटो, सेंटो और वार्सा बने। तो इनको छोटे देशों से फायदा क्या था बड़े देशों को। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, 4-5 ऑप्शन देके उसमें कोई भी ऑप्शन, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव में भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इनको फायदे क्या थे, पहली बात तो इनको
इन छोटी छोटी कंट्री का एरिया मिल रहा था, उस एरिया में अपने ये मिलिट्री वेपन्स डिप्लॉय कर सकते थे, अपनी सेना को डिप्लॉय कर सकते थे, अपने जो क्या बोलते हैं इसको, उसके थ्रू अपने दुश्मन की स्पाई यानी कि जासूसी कर सकते थे। ये इनको छोटे देशों से फायदे थे। उसके अलावा जो नेचुरल सोर्सेज हैं इनके छोटे देशों के, वो भी इनको वहां से मिलते थे। तो बड़े देशों को भी छोटे देशों से फायदा था और छोटे देशों को भी बड़े देशों से फायदा था। तो ये इसलिए इनके ग्रुप बन गए और पूरा वर्ल्ड जो था कई गुटों में बट गया। साउथ ईस्ट एशियन, तो यानी कि साउथ ईस्ट एशिया भी इससे बचा नहीं, यानी कि एशियन कंट्री भी इससे नहीं बची, इवन की सेंट्रल जो एरिया था वो भी इससे नहीं बचा। तो इस तरीके से कई गुटों में ये कंट्री बटने लगी। उसके बाद आप आ जाइए एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। अब एरिनाज क्या होते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। एरिनाज मीन एरिया, एरिया मीन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, यानी कोल्ड वॉर के टाइम पे कौन कौन से ऐसे एरिया थे जो वॉर में इन्वॉल्व रहे या जहां पे कुछ भी छुटपुट हिंसा घटना हुई, उनको बोलते हैं एरिनाज। एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर, हिंदी में हम बोलेंगे इनको शीत युद्ध के दायरे। तो दायरे में कि शीत युद्ध के दौरान कौन कौन से एरिया उस दायरे में आए जहां पे वॉर हुई। लेकिन ध्यान रखना, ये वॉर इन दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट वॉर नहीं हुई, ये जो इन ग्रुप में जो कंट्री ऐड थी जिनके बारे में अभी मैंने बताया आपको, उनके बीच में ये वॉर हुई। तो उनको बोलते हैं एरिनाज, एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर, यानी शीत युद्ध के दायरे। तो अगर हम बात करें, पहले हम बात करें कोरियन क्राइसिस की। मेन जो है पहला कोरियन क्राइसिस 1950 से 1953 तक ये चली और यहाँ पे कोरिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की हम बात करें आज की डेट में, तो नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है और किम योंग उन जो है वहां के जो है वो हेड है, ठीक है, मिलिट्री रूलर। अगर हम बात करें साउथ कोरिया की, जो पार्ट आपका कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर चैप्टर है उसमें भी आपका साउथ कोरिया का पार्ट ऐड किया है। साउथ कोरिया डेवलप कंट्री है और आज की डेट में नॉर्थ कोरिया से बहुत आगे चली गई। आपके बड़े बड़े जो ब्रांड है, एलजी है, सैमसंग है, हुंडई है, ये सारे आपके साउथ कोरिया के हैं और इसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है और आज की डेट में साउथ कोरिया ने बहुत ज्यादा, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा है साउथ कोरिया की। लेकिन नॉर्थ कोरिया पिछड़ गया। तो ये कोरियन क्राइसिस जो था, इसके थ्रू ही दोनों पार्ट अलग हो गए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। उसके बाद कॉन्गो क्राइसिस आ गया आपका, ये भी आपका एरिना ऑफ कोल्ड वॉर ही था। उसके बाद आपका आ गया बर्लिन की वॉल। अब जो जर्मनी था, जर्मनी कौन से ग्रुप में था, जर्मनी आपका अमेरिकी गुट में था, यानी कि अमेरिका के ग्रुप में था। लेकिन जर्मनी के अंदर भी धीरे धीरे क्या हुआ, जर्मनी भी आइडियोलॉजिकल वॉर में इन्वॉल्व हो गया। तो जर्मनी में दो आइडियोलॉजी के लोग हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो कि पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रहे थे, कुछ जो थे वो कम्युनिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रहे थे। तो इसके बेसिस पे क्या हुआ, जर्मनी के अंदर पार्टीशन होना शुरू हो गया। तो जर्मनी में क्या हुआ, बर्लिन की वॉल खड़ी कर दी गई, यानी जर्मनी भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। जो वेस्ट जर्मनी था वो कहाँ था, वो अमेरिकी ग्रुप में था और ईस्टर्न जर्मनी कहाँ था, यूएसएसआर ग्रुप में। तो एक लंबी दीवार खड़ी कर दी गई, 150 किलोमीटर लंबी, 150 किलोमीटर ये लॉन्ग जो थी वॉल खड़ी कर दी गई बर्लिन के अंदर और इससे जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया। 1961 में ये वॉल खड़ी की गई, जिसको वॉल ऑफ बर्लिन बोला गया और 1989 में इस दीवार को तोड़ा गया। 150 किलोमीटर लंबी ये दीवार थी, ठीक है। इससे क्या हुआ, जर्मनी भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। उसके बाद आपका बे ऑफ पिग्स, बे ऑफ पिग्स का आपका पार्ट जो है बुक के अंदर बहुत कम एक्सप्लेन है। तो बे ऑफ पिग्स क्या था, क्यूबा जो था, क्यूबा की जो आपने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पढ़ा होगा, उससे पहले बे ऑफ पिग्स का ही पार्ट आता है। अब बे ऑफ पिग्स क्या था, 1961 में क्या हुआ, जो क्यूबा था, क्यूबा के अंदर, जो क्यूबा क्या है, अमेरिका के पास ही एक आइलैंड है क्यूबा, लेकिन अमेरिका के क्लोज है। लेकिन किसके फेवर में था ये था यूएसएसआर के फेवर में। क्यों था, क्योंकि क्यूबा के अंदर भी कम्युनिस्ट सिस्टम था, फिदेल कास्त्रो का। किसका, फिदेल कास्त्रो। अब 1961 में क्या हुआ, जो एग्जाइल थे वहां के, कहां के, क्यूबा के, जिनको निकाला था क्यूबा से बाहर, उन लोगों को अमेरिकन जो एजेंसी थी CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, उनकी हेल्प से वहां पे मूवमेंट शुरू हो गया, रिवोल्ट शुरू हुआ और उनसे क्यूबा की जो मिलिट्री थी उनकी लड़ाई हुई। लेकिन उसको दबा दिया गया इस लड़ाई को, इसमें फिदेल कास्त्रो की गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये बे ऑफ पिग्स में लड़ाई हुई थी, इसका नाम बे ऑफ पिग्स क्योंकि एक वहां पे एक बीच है जिसका नाम था, वो वहां उसका नाम था बे ऑफ पिग्स, बीच का नाम। तो वहीं पे ये जो थी वॉर में इन्वॉल्व हुए थे, वो एक्साइल जो थे और क्यूबन जो मिलिट्री थी, उनके बीच में ही ये वॉर हुई थी। तो इसको बोला गया बे ऑफ पिग्स, ठीक है।
उसके बाद ये 61 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे अमेरिका जो था इनडायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व था, क्योंकि जो एग्जाइल थे क्यूबा के उनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके जस्ट बाद ही 1962 में, ये पार्ट आपका है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ बहुत सारे आपके एमसीक्यू बनेंगे। 1962 में क्या हुआ, मैंने पहले बोला है क्यूबा क्या है, एक आइलैंड है, और कहाँ पे है ये, अमेरिका के बिल्कुल क्लोज है। देखो अमेरिका के क्लोज है, लेकिन फेवर में किसके है, यूएसएसआर के, क्योंकि ये कम्युनिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रहा था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था। फिदल कास्ट्रो का यहाँ पे रूल था। 1962 में क्या हुआ, अमेरिका को ये न्यूज मिली कि जो यूएसएसआर है वो क्या करने वाला है, वो क्यूबा के अंदर अपनी जो न्यूक्लियर वेपन है, परमाणु हथियार है, उनको डिप्लॉय करने वाला है, उनको डिप्लॉय करने वाला है। और उससे क्या होगा, जो अमेरिका है, अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्सा उस उन वेपन्स के रेंज में आ जाएगा। यानी कि मैंने पहले बोला आपको, क्यूबा अमेरिका के पास है, और जब यूएसएसआर वहां पे अपने वेपन डिप्लॉय कर देगा, उससे क्या होगा, अमेरिका का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो उन वेपन्स की रेंज में आएगा। तो अमेरिका की जो इकोनॉमी, अमेरिका की जो क्या बोलते हैं उसको, मिलिट्री जो थ्रेट है उसको, वो बढ़ जाएगा उसका। तो कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए ये 3 हफ्ते के बाद अमेरिका को इसकी खबर मिली, और जब अमेरिका को इसकी न्यूज मिली तो हुआ क्या, अमेरिका ने यूएसएसआर के वॉरशिप जो कि क्यूबा जा रहे थे उनको उसने रास्ते में ही रोक दिया। टेंशन बढ़ गई जब उन वॉरशिप को, क्योंकि यूएसएसआर के वॉरशिप रोकना कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि कोल्ड वॉर थी, दोनों सुपर पावर थी, और अमेरिका ने यूएसएसआर की वॉरशिप रोक दी है, तो डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा कुछ ना कुछ होने वाला है। अब जैसे ही अमेरिका ने इनकी वॉरशिप रोकी, तो इससे क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में टेंशन का माहौल पैदा हो गया। अब टेंशन क्या थी कि अब वर्ल्ड वॉर 3 होगी ही होगी, क्योंकि दोनों सुपर पावर हैं, वो दोनों झुकने को तैयार नहीं है, तो डेफिनेटली अब वॉर होगी। लेकिन दोनों कंट्री ने दिमाग से काम लिया। उस समय जो क्यूबा के हेड थे वो थे फिदेल कास्ट्रो, अमेरिका के हेड थे जॉन एफ कैनेडी, ठीक है, और यूएसआर के थे लियोनिड ब्रेजनेव। अब लेकिन दोनों कंट्री ने क्या किया, शांति से काम लिया, बातचीत से मसला सुलझा लिया, और यूएसएसआर ने अपनी वॉरशिप वहां से वापस मोड़ ली, और इस तरीके से जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था वो टल गया। कुल मिला के जो वर्ल्ड ने एक टेंशन थी वर्ल्ड के अंदर कि भाई अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड ने एक राहत की सांस उसमें ली, तो इसी को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोला गया 1962 में। क्लियर। जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चन बताए आपको, 1 मार्कर, इनके नाम क्या थे जो उस समय लीडर थे, और कब हुआ ये, क्यूबा कहाँ पे है, ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं नैम की। अब कोल्ड वॉर चल रही थी, मैंने बोला कि पूरा वर्ल्ड 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया। 2 ग्रुप कौन से थे, यूएस एंड यूएसएसआर। इन दोनों ग्रुप्स ने क्या किया, अपने मिलिट्री ग्रुप बना ली, नेटो, सीटो, सेंटो और वॉर्सा। इसके थ्रू कंट्री इनके साथ जुड़ती चली गई। लेकिन वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे देश थे जो कि इन दोनों ग्रुप में नहीं थे, इसमें इंडिया भी था, ठीक है। तो इसका नाम दिया गया नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नैम। नैम क्या था, इन दोनों, मैंने बताया कि ये 2 जो ग्रुप बने, मिलिट्री ग्रुप जो बने, इनसे दूर रहने के लिए जो ऐसे बहुत सारे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहती थी। क्यों, क्योंकि उनको दोनों की हेल्प चाहिए थी, उनको दोनों से दोस्ती चाहिए थी। वो चाहते नहीं थे कि हम किसी एक गुट को अपना दुश्मन बनाए या कोई एक गुट हमारा दुश्मन बने। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना अलग से एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था नैम। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, नैम में और नेटो, सीटो, सेंटो में डिफरेंस क्या है। यहाँ डिफरेंस ये है कि नेटो, सीटो, सेंटो या वॉर्सा ये मिलिट्री ग्रुप थे, इनका ऑब्जेक्टिव मिलिट्री था कि मिलिट्री थ्रेट होगा तो सारे मिलकर अटैक करेंगे। लेकिन नैम का ऑब्जेक्टिव मिलिट्री नहीं था, ये मिलिट्री ग्रुप नहीं था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो नैम की कंट्रीज हैं, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, चाहे एशिया की हो, अफ्रीका की हो, लैटिन अमेरिका की हो, उन कंट्री को आपस में क्या करना है, मिलके रहना है, इन दोनों से दूर रखना है। तो इसके लिए नैम बना 1955 में। इसमें जो इंडियन, जो हमारे उस समय प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी एक रोल प्ले किया। तो 5 कंट्री जो थी मेन इसमें, ठीक है, आपकी यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया और घाना। 55 में बांडुंग में ये मिले, और वहां पे ही इन्होंने इसकी नींव रख दी। 1961 में पहला इसकी बेलग्रेड में पहली इसकी कॉन्फ्रेंस हुई। ये दोनों क्वेश्चन बनेंगे।
1961 में बेलग्रेड में नैम की पहली कॉन्फ्रेंस हुई। आई थिंक 27 मेंबर उसमें थे उस समय। क्लियर। तो नैम का फुल नेम क्या है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी हिंदी में बोलेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन। देखो, गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट, गुट कौन से? मिलिट्री गुट, सैन्य गुट, निरपेक्ष, इनसे अलग रहना। तो गुटों से अलग रहने के लिए जो नीति बनी, जो एक संगठन बना नया, उसका नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इसमें 5 कंट्री ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिनमें युगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया और घाना। नेहरू, नासिर, टीटो, एनक्रूमा और सुकर्नो, ये 5 नेता थे। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। नेहरू, नासिर, टीटो, सुकर्नो और एनक्रूमा, इन 5 कंट्री हेड थे ये। और इन्होंने 55 में बांडुंग में कॉन्फ्रेंस करी और 1961 में पहली इसकी जो थी, 1955 में इसकी नींव रखी बांडुंग में, और 61 में बेलग्रेड में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई नैम की। अब नैम के ऑब्जेक्टिव क्या थे? नैम को बनाया क्यों गया? नैम को क्यों बनाया गया? तो नैम को बनाने के पीछे सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही था कि पहली बात तो इन गुटों से दूर रहना है। दोनों मिलिट्री गुट से क्या करना है? दूर रहना है। हमें किसी भी गुट को शामिल नहीं होना। क्यों? क्योंकि सारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी ये, इनको खतरा था, डर था कि ऐसा ना हो हम किसी एक गुट को अपना उसके मेंबर बन जाए तो सेकंड गुट हमारा दुश्मन बने। तो हमें दोनों गुटों से क्या करना है? दूर रहना है। दोनों मिलिट्री ग्रुप से हमें दूरी बना के रखनी है। सेकंड, और जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है उनको भी इनके गुट में जाने से रोकना है। नंबर 3, अगर कोई एक दुश्मन बना तो हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम दूसरे से हाथ मिला लें। मान लो एक दुश्मन बन भी गया तो हमारे पास दूसरे का ऑप्शन रहेगा। क्लियर आ गया आपको? और नंबर 4 क्या था कि भाई हमें क्या करना है? इन दोनों की टाइम टू टाइम हेल्प भी लेनी है। इन दोनों की हेल्प भी हम लेते रहेंगे। और नंबर 5, अगर इन दोनों में डिस्प्यूट होगा, किसमें? यूएस एंड यूएसएसआर में अगर डिस्प्यूट होगा, वॉर की सिचुएशन बनेगी, तो या उनके जो एलाइज हैं, जो उनके एलाइज उनके उसमें ग्रुप में हैं, उनके बीच में भी अगर वॉर की सिचुएशन बनेगी तो कहीं ना कहीं उसको रोकने में भी हम काम करेंगे। तो ये था नैम का पार्ट। क्लियर। अब अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया ने भी नैम के थ्रू बहुत सारे काम किए। क्लियर। कई बार ये इंडिया पे आरोप लगता है कि जो इंडिया की पॉलिसी थी वो क्या सिद्धांत विहीन पॉलिसी थी इसकी, या कि इंडिया कोई भी स्टैंड लेने से बचता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया स्टैंड लेने से बचता रहा हो। इंडिया ने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, इंडिया पहली बात तो वॉर में इन्वॉल्व रहा। दूसरा, ये भी कहा गया कि इसकी जो पॉलिसी नैम की थी इंडिया की, वो सिद्धांत विहीन थी। कि इंडिया ने क्या किया? 71 में यूएसएसआर से 20 ईयर फ्रेंडशिप ट्रीटी कर ली। जब 71 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी तो तब अमेरिका ने पाकिस्तान की हेल्प के लिए अपने जो वॉरशिप थी उसको भेजा था इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन तभी इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने 20 ईयर फ्रेंडशिप ट्रीटी करी थी यूएसएसआर से। और जब इसकी खबर अमेरिका को मिली तो अमेरिका ने अपने वॉरशिप रास्ते में से वापस मोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर का टाइम था, 71 का भी। तो ये बोला गया कि इंडिया की जो पॉलिसी है क्या है, वो सिद्धांत विहीन है, क्योंकि इंडिया ने तो अपना हाथ मिला लिया उससे, यूएसएसआर से, तो इंडिया डेफिनेटली उसके ग्रुप में चला गया। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी एक फ्रेंडशिप ट्रीटी थी। वो जो संधि की इंडिया ने, वो क्या थी? फ्रेंडशिप ट्रीटी। और वो ट्रीटी कहीं से भी इंडिया को अमेरिका से अपने रिलेशन बनाने से नहीं रोकती थी। क्लियर। तो ये था नैम का पार्ट आपका। उसके बाद आओ NIEO। इसमें डेफिनेटली आपका 1 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, MCQ में पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अब ये क्या थी? जो ये नैम के देश थे, जहां जो हम कहते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्री थी, LDCs, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ध्यान रखना, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, अल्प विकसित देश, चाहे वो अफ्रीका के हों, चाहे लैटिन अमेरिका के हों, या एशिया के हों, उन कंट्री की बहुत डिमांड थी कि भाई जो इकोनॉमिक रिफॉर्म होने चाहिए इन कंट्रीज के अंदर। तो इसी को लेके 1972 में एक यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम था अंकटाड। ध्यान रखना, अंकटाड कॉन्फ्रेंस, अंकटाड सम्मेलन हुआ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड का मीनिंग क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, 1972। इस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसका नाम था टुवर्ड अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ध्यान रखना, इस रिपोर्ट का नाम क्या था? टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया?
इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो अल्प विकसित देश हैं, जो एलडीसीज हैं, पहली बात तो उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर उनका ही राइट रहेगा। जो वेस्टर्न कंट्री है, जो डेवलप कंट्री है, वो उसको क्या करेंगे, उसको इस्तेमाल एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। ये इस पॉलिसी में इसमें कहा गया रिपोर्ट में। नंबर 2, इनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इस पे इनका ही राइट रहेगा। नंबर 3, जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पे ये कंट्रीज अपना जो सामान है वो बेच सकते हैं, क्योंकि उन मार्केट तक भी इनकी पहुंच होगी इन छोटी कंट्रीज की। और लास्ट में जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है उन पे इनका रोल बढ़ेगा, उनमें इनका रोल भी इंक्रीज किया जाएगा। अब ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कौन सी है? वर्ल्ड बैंक हो गया, आपका आईएमएफ हो गया, गैट हो गया। उस समय गैट था, हम बात करें 72 की, तो उस समय डब्ल्यूटीओ नहीं था, उस समय गैट था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड टैरिफ। तो इनमें भी इनका रोल क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं बेटा अपने नए टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोल्ड वॉर पे इन दोनों कंट्रीज ने अपनी आर्म रेस के अंदर बहुत सारे हथियार बनाए हों, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा क्या था कि इन दोनों ने आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज भी करी। इनको पता था कि इनके पास इतने हथियार हैं कि अगर वॉर होगी तो पूरे वर्ल्ड का बहुत नुकसान होगा, डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो इन दोनों ने दिमाग से काम लिया, समझदारी से काम लिया, और इन्होंने आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज भी करी। क्योंकि जितने भी घातक घातक हथियार थे इनके पास, मिसाइल्स थी, उनको कम करने के लिए इन दोनों देशों ने, यानी कि यूएस ने एंड यूएसएसआर ने ड्यूरिंग कोल्ड वॉर बहुत सारी संधियां करी, समझौते करे और टॉक्स करी, यानी वार्ताएं करी। अब ये क्या थी, इनमें कुछ मेन मेन है। पहला अगर हम बात करें तो LTBT है, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटीज, सीमित परमाणु परीक्षण संधि। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी 5 अगस्त 1963 को साइन हुए और इफेक्टिव हुई थी 10 अक्टूबर 1963 को। 10 अक्टूबर 1963 को ये इफेक्टिव हो गई थी ट्रीटी। यूके, यूएसएसआर और यूएस ने इस पर साइन किया। अब इस ट्रीटी में क्या था, इसमें यह था कि एक तो समुद्र के अंदर एटमॉस्फेयर, यानी वातावरण में जो हमारा एटमॉस्फेयर है, और आउटर स्पेस पे कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट नहीं करेगी। तो इसको बोला गया लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। इसको PTBT भी कहा गया, यानी LTBT मीन लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, सीमित परमाणु परीक्षण संधि। यानी कि इसके द्वारा इन देशों को, जो बड़े बड़े देश थे, उनको रोक दिया गया कि वो इन एरिया में परमाणु जो परमाणु बम है उसका परीक्षण नहीं करेंगे। इसको लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी कहा गया। 10 अक्टूबर 1963 जो था, तब से ये संधि प्रभावी होगी, इफेक्टिव होगी। उसके बाद आ गया आपका NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर ट्रीटी कह लो, कुछ भी कह लो, यानी कि इसका नाम था परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि हिंदी में। 1967-68 भी कहते हैं इसको। लेकिन ये इफेक्टिव कब हुई थी? 5 मार्च 1970 को। साइन कब हुए? 67 में। इफेक्टिव कब हुई, यानी प्रभाव में कब से लागू हो गई? 5 मार्च 1970 से, यानी 5 मार्च 1970 से ये लागू हुई। इस ट्रीटी में क्या था, इस संधि में क्या था? संधि का मतलब क्या होता है, ट्रीटी का मीनिंग क्या होता है? ट्रीटी मीन एक एग्रीमेंट की तरह, इसको सिंपल भाषा में कह लो, जो भी देश इस संधि में शामिल होते हैं, जो साइन करते हैं इसके ऊपर, उन देशों को इस ट्रीटी की, इस संधि की, इस समझौते की सारी बातें माननी पड़ती हैं, कोई इस संधि को तोड़ नहीं सकता। क्लियर? तो एनपीटी क्या थी? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि। 5 मार्च 1970 से प्रभावी होगी, लागू होगी। इनमें साइन करने वाले जो थे 5 देश जो मेन थे, बाकी बाद में बहुत सारे देश में शामिल हो गए, और 1995 से ये इनडेफिनेटली इस ट्रीटी को एक्सटेंड कर दिया गया। इंडिया ने इस पे साइन नहीं की थी। क्यों नहीं की थे बताऊंगा अभी आपको। पहली बात तो यूके, अब इस ट्रीटी पे इंडिया ने साइन क्यों नहीं किए, तो बता रहा हूं आपको मैं। इस संधि में ये था कि जो भी देश इस पे साइन कर रहे हैं वो फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट नहीं कर पाएंगे, परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर पाएंगे, और न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल पीसफुली करेंगे, एनर्जी के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। तो जो यूएस था, यूएसएसआर था, फ्रांस था, चाइना था और आपका ब्रिटेन था, ये 5 वो कंट्री थी जिनके पास उस समय न्यूक्लियर वेपन थे। तो जब ये ट्रीटी साइन करवाई गई, इसमें यह था कि 67 के बाद जो भी कंट्री इस पे साइन कर रही है वो फ्यूचर में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाएंगी। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है
कि जिन कंट्री के पास उस समय न्यूक्लियर वेपन थे, जो 5 कंट्री के मैंने नाम लिए, यूके, यूएस, फ्रांस, यूएसएसआर और चाइना, इन कंट्री के बारे में इस ट्रीटी में कोई प्रोविजन नहीं था कि उनके पास जो न्यूक्लियर वेपन है उसका क्या होगा। समझ गए आप? तो ये जो कंट्रीज थी, इन कंट्रीज को इसको ट्रीटी को पार्शियल ट्रीटी इंडिया ने कहा कि ये पार्शियल ट्रीटी है, ये ट्रीटी जो है भेदभाव कर रही है, क्योंकि ये ट्रीटी जो है न्यू कंट्री को तो टेस्ट करने से बैन कर रही है, लेकिन जिन कंट्री के पास पहले से न्यूक्लियर वेपन है उसके बारे में इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, तो इंडिया ने इस पे साइन करने से मना कर दिया था और आज तक भी इंडिया ने इस पे साइन नहीं किए और ये ट्रीटी अभी भी चल रही है। 1995 से ये एक्सटेंड कर देगी इंडेफिनिटली टाइम के लिए। उसके बाद आप SALT I एंड SALT II, इन दोनों देशों ने क्या किया, यूएस ने एंड यूएसएसआर ने टाइम टू टाइम बहुत सारे टॉक्स किए। अब SALT I क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, सामरिक परमाणु या कह लो सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता 1 और 2, ये टॉक्स 2 बार हुई, SALT I एंड SALT II। टी का मतलब टॉक्स है, यहाँ पे टॉक्स मीन वार्ता, जब बहुत सारे देशों के जब प्रतिनिधि मिलते हैं और आपस में बातचीत करते हैं किसी मुद्दे को लेकर, उसको हम टॉक्स बोलते हैं। तो SALT I और SALT II क्या थी? यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में ये टॉक्स हुई। और टॉक्स किन मुद्दों को लेकर हुई थी? जो इनके पास परमाणु मिसाइलें हैं या परमाणु हथियार हैं, और इनके पास जो घातक मिसाइलें हथियार हैं, उनमें ये टाइम टू टाइम क्या करेंगे? कमी करेंगे। तो उसके लिए पहले हुई SALT I कब हुई थी? ये 1969 में। किसके बीच में हुई? उस समय जो यूएसएसआर के हेड थे लियोनिड ब्रेजनेव और रिचर्ड निक्सन, जो अमेरिका के हेड थे, प्रेसिडेंट थे उस समय। SALT II कब हुई? 1972 में। उस समय तो ब्रेजनेव तो यूएसएसआर के थे उस समय प्रेसिडेंट, और जो अमेरिका के थे वो जिमी कार्टर थे प्रेसिडेंट। तो इस तरीके से SALT I और SALT II टॉक्स हुई इन दोनों के बीच में, और ये एग्री हुए कि ये फ्यूचर में क्या करेंगे, अपने जो इनके पास वेपन्स हैं उनमें क्या करेंगे, ये रिडक्शन करेंगे। अब उसके बाद आ जाओ START I एंड START II। अब यहाँ पे तो टॉक्स थी। SALT I SALT II क्या है? टॉक्स है। ध्यान रखना, ये START I START II क्या है? ये ट्रीटी है। इसके थ्रू देश बंध गए अब एक एग्रीमेंट में। ये टॉक्स थी, ये वार्ताएं थी, और इन वार्ताओं में ये दोनों देश एग्री हुए कि हम क्या करेंगे, फ्यूचर में इन आर्म्स में रिडक्शन करेंगे। इसके बाद हुआ START I एंड START II, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। START I मीन पहले हुई है, उसके बाद START II हुई, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 2। पहली हुई थी आपकी 1991 में, 31 जुलाई 1991। किसके बीच में? उस समय जॉर्ज बुश सीनियर थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट, और वहां के मिखेल गोर्बाचेव, यूएसएसआर के, पढ़ा होगा आपने सेकंड चैप्टर में। मिखेल गोर्बाचेव जो थे वो यूएसएसआर के हेड थे उसमें, और जॉर्ज बुश सीनियर जो थे अमेरिका के हेड थे। तो इन दोनों के बीच में START I हुई। इनमें क्या था कि जो इनके पास मिसाइल्स, जो इनके पास हैवी मिसाइल्स हैं, जो वेपन्स हैं इनके पास, उनमें क्या करेंगे, ये टाइम टू टाइम कमी लाएंगे, और लाए भी। उसके बाद START II कब हुई आपकी? 1993 में, बोरिस येल्त्सिन और जॉर्ज बुश सीनियर के बीच में। बोरिस येल्त्सिन और जॉर्ज बुश सीनियर। ध्यान रखना, यहाँ पे रशिया की बात हो रही है, क्योंकि यूएसएसआर का 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया था। उसके बाद बोरिस येल्त्सिन ही रशिया में आए थे, और रशिया ही यूएसएसआर का सक्सेसर बना था। तो सारी जिम्मेदारी, जितनी भी ट्रीटीज थी, उसकी जिम्मेदारी आ गई रशिया के ऊपर। तो 1993 में जब START II हुई, तो उस समय बोरिस येल्त्सिन और जॉर्ज बुश सीनियर के बीच में ये ट्रीटी हुई थी 3 जनवरी 1993 को। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इन दोनों देशों ने कोल्ड वॉर के टाइम पे हथियार सिर्फ बनाए ही नहीं, बल्कि उनको कम करने के लिए, क्योंकि ये दोनों देश जानते थे कि जब घातक ये युद्ध अगर कोई होगा तो इतना घातक होगा कि किसको नुकसान कितना हुआ है उसका अंदाजा लगाना पाना मुश्किल होगा, और कौन जीता है कौन हारा है ये डिसाइड करना भी बड़ा ही मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों ही सुपर पावर थी। तो इसलिए इन्होंने ये कुछ ट्रीटीज करी, टॉक्स करी, ताकि आर्म्स में कमी लाई जाए। तो बेटा ये आपका चैप्टर फर्स्ट था। मैंने इसमें एक एक चीज आपको करवाई है, और ऐसे ही मैं दोनों बुक्स के हर चैप्टर का फुल्ली सिलेबस में आपको कराऊंगा, ताकि आपकी सीयूईटी की अच्छी तैयारी हो जाए। क्लियर? तो ये पहला चैप्टर था मेरा, तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं पूरा चैप्टर करवा दूं आपको, और मैंने करवाया भी है। अगर फिर भी कोई भी टॉपिक बचे हो तो आप मुझे बता देना। देखो 2 टॉपिक मैंने यहाँ लिखे हैं, 2 जो स्किप किए थे मैंने, जो मैं भूल गया, मेरे माइंड से स्किप हो गए थे। उनमें पहला था फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी हैं। ये क्वेश्चन भी कभी पूछते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री मीन जो यूएस के ग्रुप में थी, कैपिटलिस्ट कंट्री, इकोनॉमी वाली कंट्री। सेकंड वर्ल्ड कंट्री कौन सी थी? जो कि यूएसएसआर के ग्रुप में कंट्री थी, यानी कम्युनिस्ट
ग्रुप वाली कंट्री, और थर्ड वर्ल्ड कौन सी थी, नैम, जो नैम के ग्रुप की कंट्रीज थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड मीन यूएस ग्रुप, सेकेंड वर्ल्ड मीन यूएसआर ग्रुप, और थर्ड वर्ल्ड मीन नैम ग्रुप। तो ये 3 कंट्री को इनको इस तरीके से डिवाइड किया, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकेंड वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। उसके बाद एक था अफगानिस्तान क्राइसिस। अफगानिस्तान क्राइसिस क्या था, 1979 में जो यूएसएसआर था वो अफगानिस्तान में उसने अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया, और 10 साल वो इस वॉर में इन्वॉल्व रहा 1989 तक। अब यूएसएसआर ने इसमें इन्वॉल्व क्यों किया, देखो अफगानिस्तान था, वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, और यूएसएसआर में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। तो अफगानिस्तान में क्या हुआ, जो वहां की उस समय हेड थी, पीडीपी की जो पार्टी थी वहां की, उसके अगेंस्ट में जो वहां के मुजाहिदीन थे अफगानिस्तान के, उन्होंने वहां की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसको हटाने के लिए वहां पे गुरिल्ला वॉर छेड़ दी, और उनसे वॉर में वो इन्वॉल्व हो गया। तब अफगानिस्तान की हेल्प के लिए यूएसएसआर इसमें इन्वॉल्व हुआ, और 10 साल उसकी मिलिट्री वहां डिप्लॉय रही, लेकिन कोई रिजल्ट वहां पे नहीं निकल पाया। और यूएसएसआर ने 1989 में अपनी मिलिट्री को वापस बुलाया। जो मुजाहिदीन थे वहां के, उनको बैक सपोर्ट था अमेरिका का, लेकिन ये वॉर सक्सेसफुल नहीं हो पाई, और 89 में यूएसएसआर ने अपनी मिलिट्री को वापस बुला लिया बिना किसी रिजल्ट के, क्योंकि यूएसएसआर की अपनी कंडीशन उस समय बड़ी खराब हो चुकी थी, और डेफिनेटली उसका डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो चुका था। तो इसलिए 89 में ही यूएसएसआर ने अपनी मिलिट्री को वापस बुला लिया, और 1999 में 1 या 2 के आसपास जो था वहां के मुजाहिदीन थे, वो अपनी इस बैटल में सक्सेसफुल रहे। तो इसी को अफगानिस्तान क्राइसिस भी कहा गया। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। फिर भी कोई भी टॉपिक अगर आपको डाउट हो, या कोई भी टॉपिक अगर आपको लगे कि छूट गया है, तो वो आप मुझे यूट्यूब पे आप मैसेज कर देना, आप अपना कमेंट करना उसमें, मैं डेफिनेटली वो पार्ट भी आपको कवर कराऊंगा। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरा सिलेबस कवर इसमें फर्स्ट चैप्टर का मैंने करवा दिया है। बाकी चैप्टर में मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं करवाऊंगा। थैंक यू बेटा।